कहानी छुट्टी का दिन, उषा प्रियवंदा की कहानी सहसा आज अंतिम भाग को हम देख रहे हैं। जैसे कि इसके पहले हमने देखा दूसरे भाग में कि माया जैसे तैसे अपना समय बिताने के लिए पहले फिल्म जाती है, लेकिन फिल्म में भी उतना समय व्यतीत नहीं होता है। वहाँ पर भी मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज उनके कारण जो है काफ़ी मानसिक यातनाएँ इसको सहनी पड़ी हैं। उसके बाद सोचती है कि शहर में ही रिश्ते के एक भाई रहते हैं चंदन भाई, उनके वहाँ चला जाए, क्योंकि बहुत दिन हुए, बहुत बार उन्होंने कहा था कि आप हमारे शहर में रहकर अब मिलती भी नहीं हो, आती नहीं हो। तो सोचा कि समय है, छुट्टी का दिन है, वहाँ पर चली जाती है। चंदन भाई घर पर तो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी से उनकी भेंट होती है और पत्नी या भाभी जिसे कहेंगे, इनकी भाभी हो गई। तो भाभी इतनी खुश नहीं है या प्रसन्न नहीं हुई इनको देखकर। ज़ाहिर बात है कि अपने शौहर या पति के घर के लोग जब आते हैं, ससुराल के लोग आते हैं, तो भारतीय स्त्रियाँ उतनी अधिक प्रसन्न नहीं होती है। ये सामान्य बात है या आम तौर पर हम देखते हैं। तो जैसे बहुत देर तक इंतज़ार वो करती रही और उसी पलंग पर पलंग के एक पट्टी पर थोड़ा-सा सिककर जो है बैठी रही, क्योंकि बहुत गंदगी वहाँ पर थी। और फिर सोचा कि अब नाहक ही जिसे मैं यहाँ पर आई हूँ, वो परेशान हो जाती है। तो जिस उद्देश्य से वो आई थी, वो उद्देश्य तो सफल नहीं होता है। एक तो उसकी मुलाकात चंदन भाई से नहीं होती है और दूसरा ये कि समय जो बिताना चाहती थी, तो यहाँ पर तो कोई बात करने के लिए भी नहीं है। भाभी अपना काम जो है, वो नित्य कर रही थी। इसलिए जैसे अब मैं चलती हूँ कहकर नमस्कार करके चलने को ही थी, उतने में क्या हो गया, फाटक खुला और बाहर आ गई। जिसे घड़ी में देखा कि 12:15 बज गए थे। कुछ-कुछ भूख भी लगाई थी। बाँस का फाटक खोलकर बड़ी ही थी कि चंदन से भेंट हो गई और कुछ-कुछ भूख भी अब लगने लगी थी। और आपको याद में रखिए कि चैती ने जैसे सुबह जब ये निकल रही थी, तो चैती ने कहा था कि हम खीर-पूरी बना रहे हैं, है ना? और आकर जो है वो खा लेना है। तो उसने भी जैसे केवल मुस्कुरा भर दिया था और बाहर आई थी। तो जैसे ही वो बाहर निकली, उतने में क्या होता है कि चंदन भाई की मुलाकात उनकी फाटक पर हो जाती है। "अरे! वाह माया! किधर जा रही हो? अरे! मैं अभी आया हूँ और तुम किधर जा रही हो?" पकड़े जाने पर माया ने रुक कर कहा, "घर जा रही हूँ, आई थी आपसे मिलने ही।" कहती कि आपने बहुत समय हो गया जैसे। "हाँ, आप ही को मिलने को आई थी, लेकिन अब मैं घर जा रही हूँ। अब तो मिल गया, चलो अंदर चलो।" अपनी भाभी से मिली, फिर कहते नहीं, नहीं, कको बहुत खुश हो गया और उसकी अपनी रिश्ते की, भले ही अपने रिश्ते की कहो बहन जैसे आई है। अरे नहीं, नहीं, चलो, चलो। हाँ, तुम भाभी से मिली? जी भाई साहब, अभी माफ़ी चाहती हूँ, फिर आऊँगी। क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और जिस उद्देश्य से आई थी वो तो यहाँ पर उसको दिखाई नहीं दिया। मतलब बहुत अलग सोच कर ये आई थी, लेकिन जब सामान्य सा घर उसको दिखाई दिया या इसकी पत्नी का स्वभाव उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कहती कि नहीं, नहीं, माफ़ करना, मैं फिर आऊँगी। पर वो नहीं माने और बेतकल्लुफ़ी उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, फिर बिना खाना खाए नहीं जा सकूँगी। इसलिए तुमको जो है बिना खाए बिना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। माया ने हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर चंदन हाथ पकड़े-पकड़े ही अंदर ले गए और ज़ोर से पुकार कर कहा, "सुनो, हाँ, एक मेहमान आए हैं।" भाभी चौके से बाहर आई और देखा, फिर कहा, "मैंने तो पहले ही रुकने को कहा था।" फिर माया की मुँह की ओर देखकर बोली, "हाथ तो छोड़ो बे दो बेचारे का।" ऐसे कहने का ढंग ऐसा था कि चंदन ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। फिर कुछ अपराधियों की तरह कहा, "खाने का इंतज़ाम करो।" जी, और हाथ वैसे ही पकड़े हुए अंदर आया और कहा, "अरे सुनती हो? मेहमान आया है।" तो कहती, "हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ और मैंने पहले ही कहा था इनको कि खाना खाकर जाओ।" लेकिन ये मानी नहीं। फिर देखती है हाथ इस तरह से पकड़ा है, दूर की बहन है। तो कह, "अरे बेचारे का हाथ तो छोड़ो।" मतलब इस अंदाज़ में कहा जैसे अनैतिकता वाली बात। तो उसने झट से जो है वो छोड़ दिया। फिर कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, खाने का इंतज़ाम करो। हो रहा है, हाँ, रुखाई से कहकर वो वापस चली गई। हाँ, हाँ, करते हैं, हो रहा है। जैसे कोई प्यार, कोई स्नेह जिसे उस उत्तर में नहीं दिखाई देता है। चंदन और माया ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इसे प्रसन्नता नहीं हुई है। जैसे हमने पहले ही कहा कि उस भाभी को जो है यहाँ पर प्रसन्नता बिल्कुल भी नहीं हुई है और ये सामने वाले व्यक्ति को या हमें ये महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना अधिक स्नेह से, प्यार से आपको देख रहा है या आपको बोल रहा है।
जाहिर बात है कि कोई प्रसन्नता जैसे इससे हुई नहीं। माया ने फिर कहा, भाई साहब बेकार झंझट होगा, मेरी नौकरानी इंतजार कर रही होगी। ये कहते कि नहीं नहीं भाई साहब, बेकार में जो है वो झंझट होगा, मेरी वजह से क्यों आप परेशान हो जाते हो। वो भी समझ गई कि भाभी खुश नहीं है। तो बताइए, और मेरी नौकरानी ने वैसे भी तो खाना बनाया होगा। झंझट क्या, खाना अभी बना जा रहा है। स्वर ऊंचा कर कर उन्होंने पत्नी को पुकारा, सुनो जरा जल्दी कर लो। हाँ? फिर कहा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं, हाँ सुनती हो, थोड़ा सा जल्दी करो। अंदर से उत्तर आया, कर रही हूँ, पहले जरा मुन्ने को नहला दूं। फिर वो जो भाभी है वो पहले अपने नित्य कार्य करना चाहती है, काम करना चाहती है, उससे कोई उसको कोई लेना देना नहीं, कोई कोई आया है या कितना इंतजार करेगा या कब तक बैठेगा। उनको पहले से ही, जैसे उन्होंने कहा कि प्रसन्न नहीं है, इसलिए कहती कि हाँ हाँ हो रहा है, पहले मैं मुन्ने को नहला दूं। तब माया जाकर उधर खड़ी हो गई, कहा भाभी जी आपको परेशानी हो रही है, मैंने तो कहा था। तो समझ जाती कि ये बहुत गुस्से में है, कहती नहीं नहीं मैं तो तुमको पहले ही कहा था, हाँ, सब मेरी वजह से जैसे हो रहा है, या आपके जो झगड़े की वजह है शायद मैं हूँ, इसलिए मैंने तुमको पहले ही कहा था कि बेकार का जो है झंझट तुम जैसे मत करो। भाभी धूप में बैठकर बच्चों को नहलाने की तैयारी कर रही थी। माया को भूख लगने लगी थी, वहां वो खड़ी थी, वहीं से झांक कर देखा, चूल्हा खाली था, बच्चा चीख चीख कर रोता रहा। भाभी उसे साबुन लगाती रही, उसके ढंग से लग रहा था कि जैसे आज ही रगड़ रगड़ कर बच्चों को गोरा कर देगी। माया बैठी बैठी अपने को कोसती रही कि किस क्षण में उसने यहाँ आने का सोचा। आखिरकार भाभी ने बच्चों को पोंछ कर कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाकर पालने में गिरा दिया और कहा, जरा दही ला लीजिए, रायता बन जाएगा। जी, पहले व्यवस्थित रूप से भाभी ने अपने काम किए। हम्म, बच्चों को नहलाया, ऐसे साबुन लगाकर ऐसे रगड़ा रगड़ा कर हिला रही थी, मानो ऐसे लगता है कि एक ही दिन में उसको गोरा कर देगी। मतलब समय भी जो है वो लगा रही थी। और फिर उसको लेकर आई, उसको जो है उसको कपड़े से वगैरह तौलिए से साफ वगैरह किया, उसके बाद कपड़े वगैरह पहनाया, फिर झूले में लिटाया, और फिर उसके बाद चंदन को कहती है कि जरा सा दही ला लीजिएगा, रायता बनाना है। नहीं नहीं माया ने जल्दी से कहा, रायते की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि रायता वगैरह तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जब जाएगा दही लाने के लिए कब आएगा, उतनी यातना उतना दर्द मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए कहती कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रायते की कोई जरूरत नहीं है। पर भाभी ने नहीं सुना। चंदन भाई साहब दही लाने के लिए चले गए और उसको भाभी ने दही लाने को भेज दिया। भाभी चौके में जाकर खटर पटर करने लगी, बच्चा रोता गया। माया ने उठकर उसे गोद में ले लिया, हिलाया डुलाया, वो चुप हो गया। उसे कंधे से लगाकर माया ने बरामदे में कई चक्कर लगाए, फिर देखा वो सो गया था, धीरे से लिटाया तो फिर वो जाग गया। अब देखिए क्या हो गया, परिस्थिति ऐसी यहाँ पर ऐसी हो गई कि भाभी जो है वो चौके में कुछ ना कुछ खटर पटर कर रही थी, कुछ काट रही हो सब्जी वगैरह, इस तरह से बच्चा चिल्लाता है रोता है। माया इंसानियत के तौर पर उस बच्चों को लेती है ना, हिलाती है डुलाती है, लेकर बरामदे में कई चक्कर लगाती है, और ऐसा लगता है कि ये सोया है ना। और जैसे झूले में डालती है वो बच्चा और जाग जाता है। हाँ, उसके चीखने से पहले ही माया ने उसे फिर खंडे से लगा लिया और फिर टहलने लग गई। मानो माया माया ने ये मुसीबत ही जिसे मोल भी है, वो सोचती भी है कि पता नहीं मुझे क्या सूझी इनके घर में, घर पर जो है अभी आने की। घूमते घूमते उसके पैर थक गए, कंधा दुखने लगा, और भाई साहब दही लेकर नहीं लौटे। इतना समय व्यतीत हो गया कि बच्चे को लेकर जो है उसने कई चक्कर काट दिए, पैर भी दुखने लगे, सहसा खाना भी दुखने लगा, क्योंकि इसको जो है कोई आदत है नहीं, अविवाहित ये स्त्री है, विवाहित लड़की जिसे हम कहेंगे वो है। तो ये जो है वो चक्कर काटती रही, पैर वगैरह दुखते रहे, खाना जो है उसका वह भी दुख गया, दुखने लगा, लेकिन फिर भी चंदन भाई साहब जो है वो दही लेकर नहीं लौटे। भाभी रोटी बनाने का सारा आयोजन कर चूल्हे के पास चुपचाप बैठी थी। माया ने देखा कि जहाँ जाते हैं वहीं देर हो जाती है। 2 कदम पर बाजार है, फिर यकायक उठती हुई बोली, जाने कब तक आएंगे, मैं नहा लूं, आप कहे तो आपके लिए खाना परोस दूं। कहते कि इतना यहीं पर बाजार था। भाभी कह रही थी क्या, माया को कहती है कि यही बाजार है, लेकिन इसी काम को भी जो है इतना देर वो लगाते हैं। अब वो उसका इंतजार करते बैठी है कि यही आएगा तो रायता बनाएगी। अब क्या करे क्या करे, इसलिए वो कहती है कि मैं आप कहे तो आपके लिए खाना परोस दूं, तो तुम खाना खा लो, हाँ, तब तक मैं या फिर मैं
नहाकर आती हूँ, मतलब और भी समय वहां पर चला जाएगा। भाई साहब को आ जाने दीजिए, माया ने कहा। अब जैसे अच्छे घर की या कुलीन जो स्त्रियां होती है उसमें शिष्टाचार होता है, उसी शिष्टाचार को, उसी संस्कार को अपनाते हुए कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं है। जैसे हमें बहुत भूख लगी लेकिन हम नहीं कह सकते, किसी के घर गए हैं, हाँ जल्दी से खाना लाओ भूख लगी, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देर होती है। जैसे अपने घर में है तो गुस्सा करेंगे कि कितनी बार कहा है कि समय पर खाना देना है? लेकिन किसी दूसरे के घर ये मेहमान बनकर जाते हैं तो हमें जो है ये एडजस्ट, जिसको हम कहते हैं, ये करना पड़ता है। तो इस तरह से माया कहती नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, चंदन भाई साहब को आने दीजिए। भाभी उठकर अंदर चली गई, गुसल खाना बंद किया। ही था कि भाई साहब आ गए। प्रश्न भरी दृष्टि से इधर उधर देखा, माया ने अपने आप ही कह दिया नहाने दी। और इतनी देर तक नहीं लौटे, इसलिए माया जो है उसकी प्रतीक्षा करती रही, भाभी प्रतीक्षा करती रही, और भाभी अंत में नहाने को गुसल खाने में चली गई, बाथरूम में चली गई। जैसे ही वो चली गई उतने में जो है चंदन भाई साहब वहां पर आ गए और कहने लगे, इधर उधर देखने लगे, कहाँ है जिसे या खोज रहे हैं। तो माया ने पहले ही उसको उत्तर दिया कि तुम्हारी जो पत्नी भाभी जो है वो नहाने गई है। नहाने गई है? ये नहाने का टाइम है। वो चिढ़ जाता है, वास्तविक रूप में इसलिए देर लगाई है, लेकिन नहाने, ये नहाने का टाइम है, इनके सब काम उल्टे होते हैं। कहकर दही उन्होंने रख दिया और बाहर से कुंडी खटखटाई। भाभी चुप रही। माया ने बच्चों को पालने पर लिटा दिया। इस बार वो सोता ही रहा। वो थकी थी और भाई साहब झुंझलाए। दो एक बात कर उन दोनों चुप हो गए और प्रतीक्षा करते रहे कि कब भाभी निकले। फिर बच्चे को जो है उसने लिटा दिया। बच्चा भी इस बार जो है खामोशी से सोया रहा। फिर चंदन भाई और जो है माया दोनों भी इंतजार करने लगे। इसका इंतजार, भाभी के नहाने का। नहाना जब समाप्त हो जाएगा तब भाई भाभी बाहर आएगी, उस दही का रायता बनाएगी, रायता बनाने के बाद खाना खाएंगे और उसके बाद घर को जाना है। तब तक मानसिक दृष्टि से इनको छुट्टी जैसे नहीं है। भाभी साफ सुथरी धोती पहनकर बाहर आई, माथे पर बिंदी लगाई, मांग में सिंदूर जो है भर दिया। बिना किसी जल्दी के धीरे धीरे चौके में आकर बैठ गई। रायता बनाया, चूल्हा फूका। फिर उसने पूछा कहाँ खाएंगे, चटाई बिछा ले, वो रखी है कोने में। फिर भाभी जो है बाहर आ गई। एक नई साड़ी वगैरह उसने पहन ली, श्रृंगार वगैरह किया और फिर खाना वगैरह बनाया, रायता वगैरह बनाया। फिर खाने के लिए बैठना है, कहाँ बैठे, बाहर आंगन में चटाई वगैरह डाली है, आगे चटाई रखी है, डाल दो। माया ने चटाई बिछा ली, सैंडल उतार डाले, हाथ धोकर चौके में गई और थालियां उठाकर बाहर ले आई। दाल एकदम ठंडी और पतली थी, रायते में काफी ज्यादा नमक हो गया था। माया को बरबस चेती की बनाई नरम नरम पूरियां और मेवे की खीर की याद आ गई। खाने के बाद कुछ देर तक और बैठी। वो भाभी स्वयं भी खा चुकी, तब वो विदा लेकर आई। और जैसे ही खाने का समय आ गया, प्लेट वगैरह लेकर जब चीजें हैं वो उठाकर जो है वो थालियां वगैरह बाहर लेकर आई। तो देखा तो क्या है, दाल बिल्कुल भी ठंडी हो गई थी, क्योंकि चंदन भाई ने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए दाल बहुत ठंडी और पतली सी बनी हुई थी। रायते में नमक कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसने जैसे तैसे खाया, लेकिन उसको याद आ गई, जैसे सुबह में चेती जो है, चेती ने कहा था कि खीर और पूरी में बना रही हूँ। उसको वो खीर पूरियां सामने दिखाई देती है, लेकिन ये बेबस है, ये इसको तो अब खाना ही है। और जैसे और एक बात, जैसे हम कहते हैं किसी घर पर मेहमान बनकर जाते हैं और जिसमें फिर नमक ज्यादा हो कम हो या जिस तरह से भी भोजन बना हो, भले ही वो खराब हो ना, जैसे, लेकिन फिर भी हम कुछ कहते नहीं, कहते नहीं, बहुत अच्छा बन गया था, रायता बहुत अच्छा था, है ना, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। वास्तविक रूप में वो अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन हमारे संस्कार है, हमारे संस्कार है, इसलिए हम कहते नहीं नहीं अच्छी अच्छी बनी थी। उस तरह से इसने जल्दी जल्दी खा लिया और भाई भाभी स्वयं भी जब खा चुकी तब जो है वो विदा लेकर वहां से निकल गई। चैती शायद इंतजार करते करते थककर चली गई थी। अब वो जो है वो अपने घर में आ गई है। और अब जब इतनी देर हो गई है तो चैती जो है, इसकी जो नौकरानी है, वो इतनी देर तक कैसे रहेगी, शायद वो इंतजार करते करते थककर चली गई। माया ने अपने पास की दूसरी चाबी से ताला खोला। घड़ी की सुइयां 3 पार कर चुकी थी। सुबह से जो 10 बजे के शो को निकली है ना, सुबह 6 सवा 6 बजे ये उठी है। वहां से इतनी सारी यातनाओं को सहने पर भी जब वो घर पर आई तो कितने बजे हैं, केवल 3 बजे हैं।
दोपहर की। कमरे की छां में मधुर शीतलता थी। माया ने सैंडल उतार दिए, पर्स कुर्सी पर डाल दिया और चौके की तरफ गई। खाना सब ढका रखा था, पूरियां, सूखी मटर, दम आलू तथा गाढ़ी मेवे की खीर। लगता था कि चैतन्य ने भी खाया नहीं था। कुपित होकर, दुखी होकर, भूखी ही घर चली गई थी। माया वहां से गुस्सा खाने में गई। उसकी आंखें जल रही थी। सोचा कि पहले ठंडे पानी से इसको धो लूं। तब उसकी दृष्टि पड़ी उन कपड़ों पर जिन्हें गर्म पानी और साबुन में डुबोकर बिल्कुल भूल गई थी। उसने झटपट कपड़े अलग अलग उठा लिए। एक ब्लाउज का पीला हरा रंग निकलकर दूसरे ब्लाउज को और सफेद सिल्क की साड़ी में लग गया था। दोष अपना ही था, फिर भी न जाने क्यों उसे रोना आ गया। रेशमी ब्लाउज के कच्चे निकल जाने पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के पैटर्न पर, उसके खोखले और सारहीन जीवन पर। इसलिए वो घर बार छोड़कर इतनी दूर अकेली पड़ी थी। इसलिए वह सुबह से शाम तक कॉलेज में मगज पच्ची करती रहती है। इसलिए कि जिंदगी के एक न एक दिन करके गुजर जाए और एक हर गुजारा जो है वह दिन उसके जीवन का खालीपन को और भी गहरा करता जाए। और एक दिन वो सोचे कि इस जीवन में उसने क्या पाया, तो पता चले कि वो एक लंबे अनंत मरुस्थल की तरह ही था। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो अंतिम पंक्तियां मैंने आपके साथ, जैसे उसने घर पर आया, दूसरी चाबी से खोला और देखा कि दाल वगैरह जो बहुत, माफ कीजिएगा, कि वहां पर जो है पूरियां वगैरह बनी हुई है, साथ में जो है सूखा मटर है, दम आलू है, बहुत सारी चीजें बनाई थी। लेकिन शायद चैती ने भी ये खाया नहीं है। उसको बहुत गुस्सा आया होगा शायद तब, और ये भी इसका इंतजार करते करते चली गई। फिर वो देखती है, अरे मैंने जो सुबह में कपड़े भिगोए थे साबुन में, वो तो मैंने उसको देखे ही नहीं। वो जब उसको अलग करती है, एक ब्लाउज का रंग जो है वो दूसरे कपड़ों पर भर जाता है। उसको बहुत बुरा लगता है। उसको उसको जो है अपने जिंदगी को एक पैटर्न पर, हाँ, जो उसकी जिंदगी का जीवन यापन का जिसे रोजमर्रा का जीवन है, उसको उसके अपनी जिंदगी पर ही जो है काफी गुस्सा आता है। उसके खोखलेपन और सारहीन जीवन पर, क्योंकि जीवन उसका जैसे खोखलापन है। वो सोचती है क्या इसलिए मैं इतने दूर से यहाँ पर नौकरी करने के लिए या कॉलेज में आई हूँ, है ना। जिंदगी के दिन एक एक करके गुजर जाए और हर गुजरा हुआ दिन जीवन का खालीपन और भी गहरा करता जाए। क्योंकि जीवन का जो हर दिन है वो पता नहीं कब वो आशावादी है, लेकिन जो भी दिन गुजरता है उसमें क्या है, उसके जीवन में यह खोखलापन ही या अकेलापन ही भर देता है। हाँ, जीवन जो उसने पाया है, शायद पता चले कि एक लंबे अनंत मुस्तल की तरह ये जीवन शायद इसको जीना पड़ेगा। माया ने ब्लाउज फिर उन्हीं कपड़ों में डाल दिया और आकर जो है औंधी पलंग पर पड़ गई। देखा कि अब कोई फायदा नहीं, उसको अपने जीवन पर ही गुस्सा आया ना, क्या इसको अपने अकेलेपन पर गुस्सा आया, उसको अपने सारहीन जीवन पर गुस्सा आया, उसको अपने खालीपन पर गुस्सा आया। उसने कपड़े वैसे ही डाल दिए और फिर आकर पलंग पर औंधे मुंह लेट गई। जब वो जगी तो कमरे में अंधेरा था, धूप न जाने कब की खिड़की की राह चली गई थी। मतलब सहसा जो है वो शाम हो गई थी। लेकिन 3 बजे का दृश्य था। उसके बाद वो परेशान होकर, नर्वस होकर पलंग पर पड़ी रही और जब उसने आंखें खोली तो बाहर जो है अंधेरा छाया हुआ था। घड़ी की सुइयां अंधेरे में चमक रही थी। रोते रोते सो जाने की वजह से उसका सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। इतवार की शाम को चैती नहीं आती थी। माया ने उठकर पानी पिया और कमरे में बत्ती जला दी। मेज के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर काफी काफी जो है वो खुली पड़ी थी। काफी डायरी जिसको हम कहते हैं, नोटबुक वो खुली पड़ी हुई थी। लाल पेंसिल के निशान चमक रहे थे। माया बहुत देर तक बैठी बैठी खिड़की के बाहर देखती रही। आसमान में एक तारे जो है वो निकल आए थे। पड़ोस में दूध वाला बाल्टी खटका रहा था। दूध नापता हुआ मोटे से एक स्वर में कहता था, 2 3 4। सीढ़ियों पर ऊपर नीचे आते जाते जूतों की आवाज आ रही थी। गौसल खाने में कपड़े भीग रहे थे। चौके में ठंडा खाना रखा हुआ था और कनपट्टी के पास एक शिरा बुरी तरह से दुख रही थी। मतलब देखिए वहां का निरुत्साही जो वातावरण है, बताया गया कि फिर से लोग जो है चहलकदमी करने लगे हैं। दूर कहीं दूर आसमान में 1 2 तारे निकले हुए हैं। कपड़े वैसे ही भीगे
रखे हैं। चौकी में इसका खाना भी निकाला गया है, वो वैसे ही रखा गया है। और सीढ़ियों पर से 1-2 जूतों के चलने की आवाज़, लोगों के आने-जाने की आवाज़, चहल-पहल वहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। सहसा शाम हो गई है, फिर वो शाम का जो दूध वाला है, वह भी आया है, फिर वो गिन रहा है, मतलब ये नित्य क्रम जो है, वो चल रहा है। तो ये परेशान हो गई, गुस्ल खाने में कपड़े भीगे हुए, और इसकी जो एक शिरा यानी नस है, वह बुरी तरह से दुख रही थी। धीरे-धीरे आकाश काला हो गया, मानो जैसे अब रात हो गई। तारों की ज्योति में उज्ज्वलता आ गई और तारे जो है अपने पूर्ण रूप से चमक रहे थे। आने जाने वाले का रौर थम गया, अब आने जाने वाले लोगों की भी संख्या कम हो गई, उनकी आवाज भी जो है अब कम हो गई है। माया एक सांस लेकर उठी, बिजली बुझाकर फिर पलंग पर लेट गई। उसे पता था कि नींद रात में बहुत देर से आएगी, फिर भी आंखें बंद कर ली। देखिए वो जानती थी कि अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी सोकर उठी है, अब रात हो गई है। मतलब जैसे तैसे इसका इतवार का छुट्टी का दिन जैसे तैसे गुजर गया है, अभी भी रात बाकी है। और वो कहती है कि शायद अब मुझे नींद नहीं आएगी, फिर भी सोने की कोशिश करती है। उतने में कहीं घड़ी के धीरे-धीरे 8 के घंटे बजना आरंभ किए। माया ने करवट बदली, अगला दिन, काम का दिन। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। उतने में क्या होता है कि वहाँ पर कहीं पर घंटे की आवाज़ आती है, टन, 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 जैसे 8 घंटे वो सुनती है। इसका मतलब ये है कि रात के 8 बजे हैं। यह जो इतवार का दिन था, ये छुट्टी का दिन था, ये जैसे-तैसे इतनी यातनाओं, इतनी परेशानियाँ, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी मानसिक यातनाएँ सहने के बाद जैसे समाप्त हो गया। माया जो है, माया ने करवट बदल ली। उसको नींद नहीं आ रही है, फिर भी इस ओर हो गई। और फिर अगला दिन जो है, वो काम का दिन था, अर्थात सोमवार था। इसलिए माया जो है, इसलिए खुश थी कि सोमवार है, ताकि जो है इसको इस तरह से समय बिताना ना पड़े। यहाँ पर कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। कहानी का शीर्षक था छुट्टी का दिन, जिसको लिखा है उषा प्रियवदा जी ने। ये उषा प्रियवदा जी की महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी का जो सार है, या जिसको हम जो है निष्कर्ष कहते हैं, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष जो है ये वही है कि कहानी में आधुनिक जीवन में व्याप्त अकेलेपन की पीड़ा का सुंदर चित्रण किया गया है। कहानी की नायिका माया एक प्राध्यापिका है जो अविवाहित है तथा अपने परिवार से दूर शहर में एक महाविद्यालय में नौकरी करती है। सप्ताह के कामकाजी दिन तो व्यस्तता में बीत जाते हैं, लेकिन इतवार जो छुट्टी का दिन है, अपने अकेलेपन के बोझिल और उबाऊ होता है। सप्ताह भर जो काम टालती आती थी, उन्हें खत्म करने करके भी इतना समय बच जाता था कि वो चीर उठ जाती थी। और जब भाई बहन के साथ घर पर रहती तो समझ नहीं पाती कि इतवार कब आया और कब कैसे पंख लगाकर उड़ गया। संपूर्ण कहानी में माया छुट्टी के दिन की उबन खींच को मिटाने के लिए अनजाने शहर में नींद, फिल्म, परिचितों, रिश्तेदारों से मिलना आदि का प्रयत्न करती रही है, लेकिन अपने अकेलेपन को वो बांट नहीं सकती है, वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती है। अपितु इन प्रयासों में से वह और भी ऊब जाती है, वो और भी परेशान हो जाती है। अपने भीतर का अकेलापन उसे और भी संत्रस्त कर देता है, परेशान कर देता है। यही कहानी का कथा सार है, जिस उद्देश्य को लेकर प्रियवंदा जी ने ये कहानी लिखी है। आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले पीरियड में एक नए कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।